तो हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में ये कहा था कि अब हम क्रिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एक चीज़ स्टडी की है कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट किस तरह से काम करती है, और जो सैंपल मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसको हमने बनाना है। इससे पहले कि हम अपने काम को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आके कहीं कोई सर्वर इंस्टॉल करता हूँ, ज़ैम का सर्वर इंस्टॉल करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़ैम का सर्वर क्या है। अम, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, हमारे पास वेबसाइट्स की मेनली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती हैं जिनको हम क्लाइंट साइड वेबसाइट कहते हैं, यानी एक ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप सिर्फ डेटा रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप डेटा सेंड नहीं कर रहे होते, जहाँ से सिर्फ डेटा रीड कर रहे होते हैं, ऐसी वेबसाइट को हम क्लाइंट साइड वेबसाइट्स कहते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की हुई है, urdupoint.com, जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ से हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ के ऊपर चला जाऊँ, किसी भी वीडियो पे चला जाऊँ, किसी पोस्ट पे चला जाऊँ, जो भी चीज़ है मेरे पास, वहाँ से मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकता हूँ, राइट। इससे ज़्यादा मैं इस वेबसाइट के अंदर डेटा सेंड नहीं कर सकता। अब ऑन द अदर हैंड मैंने एक और वेबसाइट ओपन की हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पे वो मुझे एक फैसिलिटी दे रहा है कि जी अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन भी कर सकते हैं अपने एडमिशन को कराने के लिए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास एक फॉर्म ओपन नहीं हुआ, हम दोबारा से करते हैं। यस, दिस वन, ठीक है। तो वो शायद लिंक गलत क्लिक हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्म आ रहा है, तो मैं ये एक फॉर्म फिल करूंगा और इसको यहाँ से सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये डेटा कहाँ जाएगा। ये डेटा यकीनन पंजाब यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, मगर डेटा कैसे जाएगा? वहाँ पर एक सर्वर है उनका मेन, और उस सर्वर के ऊपर एक डेटाबेस पड़ी है जहाँ पर आपका ये डेटा स्टोर हो रहा है, राइट। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि वो स्पेसिफिक कंप्यूटर जहाँ पर आपका डेटा ह्यूज अमाउंट में स्टोर हो रहा हो, वो आपका सर्वर कहलाता है। अब सर्वर की एक्चुअली मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाऊँगा, बस आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लीजिए कि देखें, आपकी वेबसाइट्स होस्ट की जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट के ऊपर जहाँ पर जिन कंप्यूटर्स के ऊपर होस्ट की जाती हैं उनको हम वेब सर्वर्स कहते हैं। और ऑलरेडी मैंने बोला कि सर्वर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आईएस सर्वर्स होते हैं, प्रिंट सर्वर्स होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं। तो वो हमारे कोर्स के स्कोप का पार्ट नहीं है, तो हम उनको भी डिस्कस नहीं करेंगे। बस सिर्फ अभी इतना समझाना है कि वो कंप्यूटर जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट की जाती है, स्टोर की जाती है ऑनलाइन, ऐसे कंप्यूटर को हम वेब सर्वर का नाम देते हैं। तो ये जो डेटा हम फीड करेंगे, ये डेटा आपका स्टोर होगा जाके एक डेटाबेस में। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना डेटा सेंड कर रहा हूं किसी एक सर्वर के अंदर मौजूद डेटाबेस में। तो यहां से मेरी ये वेबसाइट क्या कहलाएगी? मेरी ये वेबसाइट कहलाएगी डायनेमिक वेबसाइट, राइट। तो स्टैटिक वेबसाइट्स वो हैं जिनसे आप डाटा सिर्फ रीड कर रहे होते हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट इमेज के ऊपर मूव करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पर एक नई चीज आ गई, दैट इज डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ज़ैम। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट जहां पर स्टोर होती है उसको हम सर्वर कहते हैं, और स्पेशली जहां पर हमें डेटा सेंड करना होता है ऑनलाइन, वहां पर वो डेटा सेंड करने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, राइट। अब ये चीज़ करवानी, या ये सर्वर का कॉन्सेप्ट या ऑनलाइन वेबसाइट का कॉन्सेप्ट मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एक लम्हे के लिए ज़रा एक ई कॉमर्स वेबसाइट को देखें जहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं एक फॉर्म फिल करके, तो वो भी एक बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट है। इसलिए आपको ये समझाना ज़रूरी था कि हम एक्चुअली एक डायनेमिक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं यूजिंग वर्डप्रेस। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें डेटाबेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है वो आपकी डेटाबेस है। जैसे नादरा है, नादरा आपके डेटा को अपने पास, आपकी पूरे डेटा को अपने पास स्टोर किए हुए है
ठीक है, इसके अंदर पाकिस्तान की करोड़ों लोगों का डाटा स्टोर है इनकी डेटाबेस के अंदर। तो बेसिकली नादरा के पास एक डेटाबेस है जो कि इस डेटा को अपने पास स्टोर किए हुए। इसी तरह से जो सर्वर है, मैं जैसे मैंने बोला यूज़ ऑफ सर्वर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम ऑनलाइन काम करेंगे, ऑनलाइन सर्वर यूज़ करेंगे, या अपनी डेटाबेस अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट कराएंगे। देखें, अभी तक हमने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई, तो जब तक हमें वेबसाइट नहीं बनाई तो हमें ऑनलाइन डाटा स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें ऑनलाइन डाटा स्टोर कराना है तो यकीनन हमें उसके लिए डोमेन परचेज करना पड़ती है, पे करना पड़ती है। तो हम उस चीज़ का पे क्यों करें जिसको अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो पहले हमें वेबसाइट को बनाना सीखना है, उसके बाद होस्ट हम करवा सकते हैं उसको। तो अगर हमें लोकली काम करना है, जैसे अब मैं ये चाहता हूं कि मैं डोमेन परचेज ना करूं मगर मेरे पास एक लोकल सर्वर मिल जाए, तो जब हम एक लोकल सर्वर की बात करते हैं तो उसके लिए जो सर्वर यूज होता है वो है जैम्प। अब जैम्प की एब्रीविएशन उसने दी है क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉर अपाची, मारियाडीबी, पर्ल एंड पीएचपी। अब ऑलरेडी जब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बात डिस्कस की थी कि हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल करेंगे। वर्डप्रेस को अगर आप देखें तो वर्डप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है, किसका? पीएचपी का, राइट। पीएचपी एक लैंग्वेज है जो कि आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ कंटेंट लेना होता है, उसको अरेंज करना होता है और वो वेबसाइट का काम खुद ब खुद करता है। तो हमें यहाँ पे ना तो कोई पीएचपी की कोडिंग करनी है, ना ही किसी किस्म का कोई और काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट लेना है, अपने टूल्स लेने हैं और टूल्स का इस्तेमाल करके हमने अपनी वेबसाइट बनानी है और पीछे बैकएंड के ऊपर आपका काम जो है वो होता जाएगा। तो हमें जो सबसे पहला प्रोसेस चाहिए वो चाहिए जी जैम्प का सर्वर। अब इसी तरह से जहां पर आपके पास जैम्प होगा वहीं पे आपके सॉरी जहां पर आपके पास जैम्प होगा वहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी डेटाबेस की, राइट। तो हम साथ ही हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे और जैम्प के साथ हम डेटाबेस भी बनाना सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो ये वाली स्लाइड है कि हमने एक सर्वर जैम्प इंस्टॉल करना है और डेटाबेस बनानी है। तो जैम्प को इंस्टॉल करने के लिए या जैम्प को हमें ऑनलाइन लेना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने जाके लिखना है डाउनलोड जैम्प। तो मैंने जब जैम्प टाइप किया, लिखा, तो यहाँ पर देखें डाउनलोड जैम्प का एक मेरे पास लिंक आ गया। तो आपको वो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहला या दूसरा लिंक, ठीक है, पहला या दूसरा लिंक। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसकी एक वेबसाइट इसने दे दी, यहाँ से भी आप जैम्प डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं इसके दूसरे लिंक के ऊपर आऊँ तो ये जो मेरे पास दूसरा लिंक है ये इसका ऑफिशियल लिंक है www.apachefriends.org, यानी लिंक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये इसका एक ऑफिशियल लिंक है। तो जिसमें जैसे मैंने बोला था जैम्प स्टैंड्स फॉर अपाची, मारियाडीबी एंड पीएचपी पर। डीबी से मुराद डेटाबेस है। तो हमें चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जहां पर हमें डाटा स्टोर करना है हमें वहां पे डेटाबेस की ज़रूरत है। तो आपके पास एक डेटाबेस का होना ज़रूरी है और साथ साथ आपके पास सर्वर का होना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बोला कि हम जो जब वर्डप्रेस यूज़ करते हैं इसके बैकएंड के ऊपर पीएचपी रन करती है, तो हमें पीएचपी और डेटाबेस का एक सर्वर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड अदर वर्जन है और यहाँ पे जैम्प फॉर विंडोज़, हम नॉर्मली विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं, ओएस के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ के लिए क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने विंडोज़ के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर अभी थोड़ी देर पे जो आपके पास डाउनलोडिंग है जैम्प की वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जहां तक जैम्प की बात है, जैम्प की अगर आप डाउनलोडिंग की बात करें तो ये 10-15 मिनट ले लेता है। ये देखिए आपके सामने जैम्प की डाउनलोडिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने ऑलरेडी अपने वक्त को बचाने के लिए, क्योंकि हम इतना वेट नहीं करेंगे कि ये इंस्टॉल हो और फिर हम इसको करें, क्योंकि 10 मिनट बिला वजह के हमारे ज़ाया हो जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जैम्प का सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, हाँ सॉरी वो फाइल गलत है, वो शायद डाउनलोड नहीं हुई, ये वाला दिस वन, ठीक है। तो इसको मैं ओपन इन फोल्डर करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मेरे पास जैम्प पड़ा हुआ है और जैम्प के इस सेटअप को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके रन करता हूँ, राइट। तो मैंने जब डबल क्लिक किया तो जैम्प का मेरा जो सेटअप है वो रन हो गया। आपने सिंपली इसको यस करना है और उसके बाद ओके का मैसेज आएगा।
राइट। और मैंने इस ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जब ओके बटन पे क्लिक किया तो अब आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट की ऑप्शंस आ रही हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर जैम्प इंस्टॉल्ड है, राइट। तो एक छोटा सा काम करता हूँ मैं, यहाँ से आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिव कर लेता हूँ, दैट इज ज़ूमिट। इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर मैंने किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना होगा वहाँ पर मैं आपको जूम करके चीज़ें दिखा सकूँगा। ओके, दैट्स इट। ओके जी, तो मैं इस वेबसाइट को फॉर द टाइम बिंग बंद कर देता हूँ। ऑन द अदर हैंड मेरी इंस्टॉलेशन हो रही है, डाउनलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी स्पीड से इस टाइम नेट चल रहा है। बहरहाल ये भी 5-7 मिनट में हो जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन चूंकि हमने जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर हम रन में जाके लिखेंगे जैम्प। तो देखिए मैंने जैसे ही जैम्प लिखा तो ये देखिए मेरे पास जैम्प कंट्रोल पैनल आ गया। तो सबसे पहला काम आपका जैम्प का डाउनलोड है। जैम्प डाउनलोड हो जाए, जैम्प की इंस्टॉलेशन है, वो सिंपली आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना। और इस बात का ख्याल रखना है कि आप जैम्प को आपने कहाँ इंस्टॉल किया है। आपने उसको सी ड्राइव में किया, आपको डी ड्राइव में किया, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी कि आपको पता होना चाहिए कि जैम्प कहाँ पर है। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी मैं अभी आगे जाके बताता हूँ। तो जैम्प कंट्रोल पैनल को मैंने रन किया। तो जब मैंने जैम्प कंट्रोल पैनल को रन किया तो देखिए ये जैम्प मेरे पास चल गया, राइट। अब यहां से मुझे जैम्प के 2 सर्वर्स को ऑन करना है। पहला है अपाची, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक किया। और दूसरा है माई अपाची का सर्वर हम क्यों ऑन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बैकएंड के ऊपर पीएचपी है, वर्डप्रेस को पीएचपी चाहिए होती है चलने के लिए। और माई सीक्वल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी एक ऐसी चीज जो डेटाबेसेस को मैनेज करती है। और हमने माई सीक्वल को ऑन किया, इसलिए ऑन किया क्योंकि माई सीक्वल के अंदर जाके हम एक डेटाबेस बनाएंगे। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि डेटाबेस की हमें जरूरत है। अब हम डेटाबेस को बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरी स्लाइड के ऊपर आए तो यही बात मैंने लिखी थी कि हमने डाउनलोड करना है जैम्प को और उसके बाद डेटाबेस बनानी है। तो आइए डेटाबेस कैसे बनानी है। आपके पास यहाँ पे एडमिन का बटन है। अब ये जो मैंने जूम का सॉफ्टवेयर किया था ये इसीलिए किया था ताकि मैं आपको जूम करके दिखा सकूं। आपको इस टाइम एडमिन का बटन नजर आ रहा है, किसके सामने, माई सीक्वल के सामने, अपाची के सामने नहीं। तो मैंने इस एडमिन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जब मैंने एडमिन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर अब एक पेज ओपन होगा जी, राइट। तो ये बस 1-2 सेकंड में भी ओपन हो जाता है। लीजिए जनाब, पेज ओपन हो गया। इस पेज के अंदर सिंपली आपके पास यहाँ पर डेटाबेसेस है, कुछ नहीं करना। ये एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरफेस है जहाँ पर हम एक्चुअली माई सीक्वल की क्वेरीज लिखते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी। हमने तो सिर्फ कंटेंट यूज़ करना है, इसलिए हमें क्वेरीज को लिखने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ उसको जाके बताना है कि ये तुम्हारी डेटाबेस है। तो डेटाबेसेस में हम जाएंगे, डेटाबेस के अंदर जाके हम कोई एक डेटाबेस का नाम रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, यहां पर देखें मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेसेस क्रिएट हुई हैं। आपने डेटाबेस का नाम वो रखना है जो यहां पर ना हो, ठीक है। अगर यहां पर होगा तो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी डेटाबेस क्रिएट नहीं होती। डेटाबेस इसलिए क्रिएट नहीं होती क्योंकि आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो डेटाबेस का नाम 2-3 कैरेक्टर्स का नहीं होगा, ठीक है, एटलीस्ट 5-7 कैरेक्टर्स का होगा। 2-3 कैरेक्टर्स वाला नाम भी वो हमें नहीं रखने देता। तो मैं कहता हूं जी COM 2024, ईयर 2024 है ये। और आज की डेट में मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, वर्डप्रेस और जैम्प ये बिल्कुल इस वक्त लेटेस्ट वर्जन्स हैं। इनके अलावा कोई इनका जो है अभी तक लेटेस्ट वर्जन नहीं आया। मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन्स के ऊपर काम करवा रहा हूँ आपको, राइट। तो मैंने एक रेफरेंस के लिए इसका नाम COM 2024 रख दिया। और अपनी याद दहानी के लिए, आपको भी याद रहे मुझे भी याद रहे, कि हमने इस डेटाबेस का नाम, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड के अंदर जाके मैं टाइप कर लेता हूँ कि मैंने इसका नाम क्या रखा था, COM 2024, राइट। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरे पास डेटाबेस का नाम आ जाए। तो क्रिएट किया। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगी ग्रीन कलर में उसने ये मुझे कहा जी डेटाबेस क्रिएट होगी। आगे मुझे कहता है कि जी कितने इसमें कॉलम बनाने हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका काम ख़त्म, एंड। और जब इसका काम ख़त्म हो गया तो आपने इस पेज को यहाँ से बंद कर देना, राइट।
तो इस तरफ अब अगर आप आए तो यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी हद तक ये देखें जैम्प इंस्टॉल भी हो गई। ये वही जो मैंने अभी आपके कहा था कि ये वही वाला काम होगा आपका, वो उसी तरह से यहाँ से आप जैम्प को ले सकेंगे और उसी तरह से यहाँ से सेटअप चला सकेंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला काम क्या है? अगला काम आपका ये है कि आपने चेक करना है कि आपका जैम्प प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने अपने ब्राउजर के अंदर जाके सिंपली लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, अब इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि लोकल और होस्ट में स्पेस नहीं आएगी। मैं इसी को थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए इस टाइम लोकल और होस्ट में क्या है, लोकल और होस्ट में स्पेस है, तो आपकी स्पेस नहीं आनी चाहिए जी। ठीक है, तो लोकल और होस्ट, अब अगर आप देखें मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, और फिर लोकल और होस्ट के आगे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर ये लोकल होस्ट हम ओपन करते हैं तो ये तो लोकल होस्ट तो ओपन ही नहीं होता। वो इस वजह से ओपन नहीं होता क्योंकि हम यहाँ तो स्पेस दे रहे होते हैं या लोकल होस्ट के बाद हमने कुछ लिखा होता है। लीजिए जी, अगर आपके पास ये वाला पेज डिस्प्ले हो जाए जैम्प अपाची मारियाडीबी PHP पर्ल, दिस मीन्स के आपका जैम्प का सर्वर काम कर रहा है। और जैम्प का सर्वर कब काम कर रहा होगा? जब इधर आपके पास ये जैम्प का सर्वर ऑन होगा। एक और बात बताता चलो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ये पहली दफा आपको करनी पड़ती हैं। यानी आपको दोबारा से जब अपनी वेबसाइट पे काम करना है आपको जैम्प इंस्टॉल नहीं करना। हाँ, आपको जैम्प को स्टार्ट जरूर करना है। इसके ये दो सर्वर्स को हर दफा स्टार्ट जरूर करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप वेबसाइट को खोलने की कोशिश करें और आपका वो वेबसाइट यकीनन ओपन नहीं होगी, तो आप कहेंगे मेरी तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो वेबसाइट ओपन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके ये दोनों सर्वर्स ऑन नहीं है। तो इन दोनों सर्वर्स को आपने हमेशा ऑन करना है। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है जी? नेक्स्ट काम के लिए हम एक दफा फिर अपने ब्राउजर में आते हैं और एक वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूं wordpress.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें यकीनन हमने काम वर्डप्रेस पे करना है, तो हमें यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो इस वेबसाइट को मैंने आपके ओपन किया तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टॉप राइट कॉर्नर पे गेट वर्डप्रेस है। हमने इस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जब इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.5.5। तो यहाँ पे मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया ताकि मेरे पास वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो जाए। तो अब वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट होगी। इधर मुझे उसने मैसेज दिया जी आपकी वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये विद इन 2-3-4 मिनट्स आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। मगर हम अपने टाइम को इसके पीछे वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले। तो हम एक दफ़ा फिर यहाँ से अपने डाउनलोड्स में आते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ से ये देखिए ये वर्डप्रेस है, ये वही लेटेस्ट वर्जन है। ये देखिए ये भी वर्डप्रेस जो कि मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ये क्या किया मैंने, कॉपी करने के बाद अब आपने अपने कंप्यूटर के एक्सप्लोरर को ओपन करना है और आपने उस जगह जाना है जहां पे आपका जैम्प इंस्टॉल है। मैंने जैम्प किया हुआ है ई ड्राइव में, आपका जैम्प बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में होगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरा जैम्प ई में था तो आपका जैम्प ई में क्यों नहीं है और वो दूसरी ड्राइव पे क्यों नहीं है। बाय डिफॉल्ट सी में करता है, आप चाहें तो उसको किसी और लोकेशन पे कर सकते हैं। तो यहां पर ये देखिए मेरे पास यहाँ पर जैम्प का फोल्डर पड़ा हुआ है। जैम्प में आपने हमेशा जाना है htdocs में, और htdocs में जाके आपने राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर देना है। मैं पेस्ट क्यों नहीं कर रहा क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी वर्डप्रेस पड़ा हुआ है। राइट, वर्डप्रेस यहाँ पे पेस्ट हो गया। वर्डप्रेस को अब आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। अब ये डिपेंड्स ऑन द जिप सॉफ्टवेयर है। मैं फॉर एग्जांपल जो जिप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इसकी ऑप्शन ये है कि मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है तो वो कई दफ़ा एक्सट्रैक्ट ऑल कर देता है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कह देता है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास ये जो फोल्डर पड़ा हो वर्डप्रेस का, ये htdocs में पड़ा हो जिप फॉर्म में, और जब आप उसको अनजिप करें तो सेम लोकेशन के ऊपर आपने उसको अनजिप करना है। तो जब मैंने इसको सेम लोकेशन के ऊपर अनजिप किया तो ये देखिए मेरे पास वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया। अब हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं। ठीक है, मैं इसको रीनेम करता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ न्यू, चले एन वेब कर लेते हैं। एन से मुराद न्यू और डब्ल्यू से मुराद वेब। अब व्हाट इज इट, ये मैंने क्या किया जी, ये मैंने ये किया कि
ये वो नाम है जिसके जरिए मैं अपनी वेबसाइट को अपने लोकल होस्ट में एक्सेस करूंगा, यानी ये मेरा अब पूरी का पूरा वेबसाइट का नाम बन गया है। तो जब भी आपको एक नई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपने हमेशा वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है और यहां पे वेबसाइट एक बना लेनी। यानी फॉर एग्जांपल आप एक बनाते हैं, आपकी एक वेबसाइट के अंदर को प्रॉब्लम आ जाती है, आप कहते हैं नहीं मुझे दूसरी बनानी है, तो आप इसी तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह से नाम चेंज करके उसको एक्सेस करेंगे। तो अब हमने इसको एक्सेस कैसे करना है, तो वो जो मेरा लोकल होस्ट ओपन किया हुआ था वहां पर आपने डैशबोर्ड पे आना है। अब जरा मैं आपको बताता चलूं कि डैशबोर्ड के ऊपर जो डैशबोर्ड का वर्ड है यहां पर आके आपने नाम टाइप करना है। इससे प्रीवियस ना तो कोई स्लैश डिस्टर्ब हो ना बाद में डिस्टर्ब हो, अदरवाइज वेबसाइट ओपन नहीं होगी। और इसका नाम हमने जो रखा था वो शायद रखा था हमने, अच्छा पहले तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूं, मैंने रखा था एन वेब, यही रखा था जी, एन वेब का टाइप। अब ये देख लीजिए आप एक दफा फिर मैं कि किसी किस्म की कोई स्लैश डिस्टर्ब नहीं हो रही, इसका बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो मैं आइए जी इसको एक्सेस करते हैं। अब ये आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। कुछ केसेस में ये कभी कभी देर थोड़ी लगा देता है, तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स ये उसको एक्सेस करेगा। और अब देखिए क्या होता है। तो लीजिए जनाब, आपके पास उसने वेबसाइट को एक्सेस किया और उसने आपसे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मांग ली। अगेन जब भी आप पहली दफ़ा इस तरह वेबसाइट बनाएंगे ये पहली दफ़ा पूछेगा, दूसरी दफ़ा बार बार नहीं पूछेगा। आपने इसको क्या जी लैंग्वेज मांग रहे हैं, हम डेफिनेटली इंग्लिश यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। लेट्स गो का बटन है, सिर्फ आपने इसको बताना है जी ठीक है मुझे आगे चलना है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है डेटाबेस नेम। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोटपैड में डेटाबेस का एक नाम बताया था, क्या बनाया था, कॉम 2024, ये नाम हमने ऑलरेडी लिख लिया था ताकि हमें याद रहे। तो मैंने कहा जी कॉम, गलती से एंटर हो गया, कॉम 2024 नाम दे दिया। ओके, अब ये यूजर नेम मांग रहा है। ये जी यूजर नेम आपने अगर देखे ना, यहां पे लिखे क्या लिखा रहा है, योर डेटाबेस यूजर नेम। और माई जो आपके पास माई सीक्वल का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें डेटाबेस का डिफॉल्ट यूजर नेम रूट है। चेंज किया जा सकता है लेकिन हमें फिलहाल उसकी किसी किस्म की जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग हमने देना होता है, उसके बाद हमारा इससे कंसर्न खत्म हो जाता है, इसलिए हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड क्या है, खाली है। डेटाबेस लोकल होस्ट, यहां से मजीद किसी चीज को चेंज नहीं करना है, यहां पे सिर्फ आपने अपनी डेटाबेस का नाम लिखना है और यूजर नेम लिखना है। अगर आपकी डेटाबेस ठीक हुई तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने से रन द इंस्टॉलेशन का बटन आ जाएगा। मैंने प्रीवियसली अभी किस बटन पे क्लिक किया एक दफा फिर बताता चलूं, ये सबमिट का बटन है और यहां पे आ जाएगा रन द इंस्टॉलेशन। इत्तेफाक से वो मैंने उसको बैक कर दिया, तो इसके लिए वो कहता है जी मैं उसको इंस्टॉल कर रहा हूं, तो उसको हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये कितनी देर में इंस्टॉल करता है। बल्कि हम इसके इंस्टॉलिंग नाउ के ऊपर क्लिक कर ही देते। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होगी कि मैंने उसको बैक कर दिया। ओके, ये दोबारा से प्रोसेस को चलाएगा एक दफ़ा फिर से। हाँ ठीक है, ओके, अब उसने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो आपने रन द इंस्टॉलेशन करना है। जब आप रन द इंस्टॉलेशन करेंगे तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके विद इन अ मिनट इंस्टॉल करके आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे कहता है जी साइट टाइटल क्या देना है। मैं कहता हूं जी मैंने साइट टाइटल देना है ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। यूजर नेम क्या देना है, यूजर नेम हम डिफॉल्ट देंगे एडमिन। यानी अब ये वो यूजर नेम है जो कि मेरा वर्डप्रेस का यूजर नेम है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि जो लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं उनका एक यूजर नेम पासवर्ड होता है जिसके जरिए वो अपनी वेबसाइट का बैकएंड एक्सेस करते हैं वर्डप्रेस के जरिए। तो ये यूजर नेम पासवर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये इसी के जरिए आपने वेबसाइट की बैकएंड को ओपन करना है जहां से अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स को करना है। तो मैं यहां पर एक पासवर्ड दे देता हूं, ठीक है, मैंने दे दिया hello1, कोई भी आप पासवर्ड दे दें। अब मुझे ये मैसेज दे रहा है वीक पासवर्ड, तो आपने कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना नहीं भूलना। अगर आप थोड़ा लेंथी पासवर्ड देंगे तो ये वाला मैसेज नहीं देगा, ये मैसेज नहीं देगा, तो इसके ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस की कोई इसने वेरिफिकेशन नहीं करनी होती, तो आप चाहें तो अपना कोई भी ईमेल एड्रेस को डंप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। तो मैं अपना जो ईमेल एड्रेस है गूगल का वो यहां पे दे देता हूं, राइट। और ये देने के बाद यहां पर मैं
इधर क्लिक करते हैं। तो एक बात ख्याल रखिएगा, इस चेक बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। मैंने इसलिए बोला कि मैं चूंकि क्लिक तो नहीं कर रहा, आपने भी नहीं करना, क्योंकि इसके बगैर अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वेबसाइट काम नहीं करेगी। इंस्टॉल वर्डप्रेस जी, और मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक किया, और जब हमने इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक किया तो अब मुझे ये अगला जो मैसेज देगा वो देखिए क्या देता है। वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम पे इंस्टॉल है। अगर फॉर एग्जांपल आपका नहीं इंस्टॉल तो वो विद इन 2 to 3 मिनट्स में वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। और उसके बाद देखिए लॉगिन, ये लॉगिन वो है जिसके जरिए मैंने अपनी वेबसाइट में एंटर होना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब मैंने यूजर नेम क्या रखा था, एडमिन, पासवर्ड क्या रखा था, hello1 मैंने रखा था, और यहाँ से मैंने इसको साइन इन कर दिया। पासवर्ड गलत होगा तो वो यकीनन लॉगिन नहीं करेगा। अब जब मैंने इसको यहाँ से साइन इन किया, ये देखिए मैं इसको साइन इन करता हूँ। जब मैंने इसको साइन इन किया तो यहाँ पे मेरे पास जो इंटरफेस ओपन हुआ वो है जी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यानी आप इसको यूं समझ लीजिए कि ये आपकी वेबसाइट का बैकएंड है, जहां से आपने अपनी पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स करनी है। यूं लगता है कि जैसे बड़ी चीज़ें मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे जैसे आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी। अब आपके पास इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसने एक बेसिक वेबसाइट मुझे बना के दे दी है। कहाँ पर बना के दे दी है, ये रहा जी मेरे पास ऊपर देखिए, मैंने वेबसाइट का नाम रखा था ई कॉमर्स वेबसाइट, ये रही मेरी वेबसाइट। तो इस वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एक लम्हे के लिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए उसने मुझे एक बेसिक वेबसाइट बना के दे दी। लेकिन हमें इस वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारा काम करना है, राइट। अब अगली बात ये कि मेरे पास जो ओपन था मेरा डैशबोर्ड, अब ये जैम की वेबसाइट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं जी, जो मेरे पास ओपन था डैशबोर्ड वो किधर गया, वो तो गायब हो गया। कोई बात नहीं, अब यहां पर ये मैंने जानबूझ के ये काम इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि अगर डैशबोर्ड बंद हो जाए तो हम उसको ओपन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो आपका वेब एड्रेस है इसके अंदर एंड के ऊपर आपने टाइप करना होता है WP एडमिन। अब इसके आगे कुछ लिखा आ रहा है नहीं, इसको छोड़ देना है, एंड स्पेस, स्पेस देके मैंने इसको खत्म कर दिया। क्या लिखना है, WP एडमिन, जूम इन करके दिखा रहा हूं, राइट, देख लीजिए WP डैश एडमिन। एंटर करता होती, जो मैंने जब एंटर किया तो ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो अगर आपसे डैशबोर्ड बंद हो जाए तो आप अपने वेबसाइट के यूआरएल के अंदर एंड पे, कौन सी वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट ओपन है, एंड के ऊपर जाके WP एडमिन लिखें। अब अगला क्वेश्चन, वेबसाइट कहां गई, अब तो वेबसाइट ओपन नहीं। अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूं तो डैशबोर्ड बंद हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन हम क्या निकालते हैं, इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहां पे देखिए क्या लिखा रहा है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पे देखिए मेरी वेबसाइट ओपन होगी। तो एक तरफ मेरा डैशबोर्ड ओपन है और दूसरी तरफ मेरी वेबसाइट ओपन है। सॉरी, आई होप मैं यहां तक अपनी बात समझा पाया हूं। और अब हम चलते हैं वापस अपने उस इमेज स्लाइड्स के ऊपर जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए जो अगला प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। अभी मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ वर्डप्रेस, मैंने आपको बता दी एक्सेसिंग ऑफ वेबसाइट बाय यूजिंग जैम्प, जैम्प के जरिए मैंने वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, जैम्प को ऑन किया, डेटाबेस बनाई, स्विचिंग बिटवीन वेबसाइट एंड एडमिन पैनल ऑफ वर्डप्रेस स्विच कैसे किया, अभी मैंने WP एडमिन का यूज किया, और अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ डैशबोर्ड। अब मैं डैशबोर्ड की तरफ अभी आने जा रहा हूं, तो आइए जरा डैशबोर्ड को पहले देख लेते हैं। अब डैशबोर्ड जो है उसको जरा देखिए। डैशबोर्ड के अंदर इधर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रही हैं, पोस्ट मिल रही है, मीडिया मिल रही है, पेजेस मिल रही है। मसलन अगर मैं पेजेस की बात करूं तो यहां पर हम अपने इसके जरिए वेब पेजेस से अपनी वेबसाइट के पेजेस बनाएंगे। कमेंट्स के अंदर हम डिफरेंट कमेंट सेक्शंस पास करते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अपीयरेंस के अंदर जाके हम अपनी वेबसाइट के थीम सेट करेंगे। अब प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी जिस तरह की वेबसाइट होती है हम उस तरह का प्लगइन यूज करते हैं, ठीक है। मसलन हम ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हमें ई कॉमर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। इसी तरह यूजर्स हैं, टूल्स हैं, कुछ सेटिंग्स की ऑप्शंस हैं, हम सेटिंग्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम डिफरेंट वर्डप्रेस की सेटिंग्स को कर सकें। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इस टाइम मैं आज की डेट में जो वर्डप्रेस की ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है 2024 जून 2024 में मैं इस टाइम ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। ओके,
तो ये आ गया आपका डैशबोर्ड। अगेन ये आया आपका डैशबोर्ड और ये है आपकी वेबसाइट। अब जो चेंजेस हम डैशबोर्ड पे करेंगे वो चेंजेस आपके पास आपकी वेबसाइट के अंदर हो जाएंगे। ओके, अब हम वापस आते हैं अपनी उन इमेजेस के ऊपर। ये स्लाइड हम ऑलरेडी अब कर चुके हैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, प्रिपेयरिंग टूल फॉर क्रिएटिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी जो है वो तरखान से या किसी कारपेंटर से या किसी सैनिटरी फिटिंग्स के बंदे से ये कहेंगे जी आप हमें ये वाला काम कर दें, तो यकीनन उस काम को करने के लिए उसको टूल्स की ज़रूरत पेश आएगी, राइट? तो अगर उसको टूल्स की ज़रूरत पेश आएगी तो वो टूल्स होंगे तो वो काम करेगा, तो हमें भी टूल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें दो मेन टूल्स चाहिए जी। एक तो जैम तो हो गया, वो तो डेफिनेटली हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी हमने वेबसाइट पे काम करना है तो वो तो हमारा टूल है। दूसरा वर्डप्रेस भी हो गया, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर चाहिए, वर्डप्रेस के अंदर हमें दो मेन चीज़ें चाहिए। पहले नंबर 1 पे थीम्स, दूसरे नंबर 2 पे प्लगइन्स, राइट? अब थीम्स क्या करती हैं? थीम्स आपकी वेबसाइट के इंटरफेस को डिज़ाइन करनी है। इससे पहले कि मैं इन थीम्स के ऊपर बात करूं जो कि मैंने आपको दिखाई हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि थीम्स आती कहां से। थीम्स आती हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस के सामने देखिए बिल्कुल क्या लिखा आ रहा है, थीम्स। जूम इन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको नजर आए। अपीयरेंस के सामने आपके पास क्या लिखा आ रहा है, थीम्स। मैं थीम्स के ऊपर क्लिक करता हूं। जब मैंने थीम्स के ऊपर क्लिक किया तो यहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ थीम्स मेरे पास आ गई, राइट? तो मुझे यहां पर, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहां पर उसने ऑलरेडी ये वाली थीम मुझे लगा के दी है। थीम का नाम क्या है, 2020। अब मेरी ये थीम मुझे कैसे पता चला मेरी लगी है? यहां पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, एक्टिव। ये थीम इस टाइम एक्टिव है। ये भी एक थीम है, ये भी एक थीम है। अब मजीद थीम्स को देखते हैं। ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करता हूं। जब मैंने ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर देखिए मेरे पास बहुत सारी थीम्स आ गई जो कि इधर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगर मुझे इनमें से कोई एक थीम यूज करनी है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मुझे ये वाली थीम लगानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो क्या करेंगे, हम इस थीम के ऊपर आएंगे। यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली इंस्टॉल का बटन आ गया, मैंने इस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरी थीम को इंस्टॉल कर रहा है। तो ये कुछ टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। जिस तरह की आपके पास नेट की स्पीड है उस तरह से, और कभी कभी कुछ थीम्स इतनी हैवी होती हैं कि वो थोड़ा वक्त ले लेती हैं। तो हम इस थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास। ये कुछ लम्हों में अभी मजीद इंस्टॉल हो जाएगी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेट्स वेट फॉर इट टू इंस्टॉल। जी, थीम इंस्टॉल हो गई। यहां से मैंने इसको, साथ ही उसने कहा जी इसको एक्टिवेट कर ले, मैंने कहा जी इसको ओके एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट किया, लीजिए जी मेरी थीम एक्टिवेट हो गई। तो वेलकम टू द ब्लॉग ZA, ये एक थीम उसने मुझे बना के दी थी। ये बेसिकली ब्लॉगिंग की वेबसाइट की थीम है, ब्लॉगिंग। ठीक है, मेरा वर्ड थोड़ा मैं गलत प्रोनाउंस कर गया। अब यहां पर आके देखते हैं क्या वेबसाइट के ऊपर थीम लगी, नहीं लगी। तो याद रख लीजिए मेरी बात कि जो चेंजेस आप इधर आप आके करेंगे, आपने हमेशा वेबसाइट के ऊपर F5 का बटन प्रेस करना है, राइट? तो मैं F5 का बटन प्रेस करता हूं। ये देखिए मैंने F5 किया, ये देखिए मेरा थीम चेंज हो गया। इज इट? ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट का ऑलरेडी टाइटल था, तो इसने मेरी वेबसाइट का जो थीम है वो चेंज कर दिया। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप जिस तरह की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप उसी के मुताबिक अपनी थीम्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर अगर आप आए तो यहां पर मैंने कुछ थीम्स मेंशन की हुई हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है वूस्टिफाई, एस्ट्रा, ऋषि। ये वो बड़ी वेल नोन थीम्स हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको जिस थीम के ऊपर काम कराऊंगा उसका नाम है वूस्टिफाई, राइट? ठीक है, बहुत ज़बरदस्त थीम है, इसके इतने ज़बरदस्त फीचर्स हैं। अभी जो मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने बोला था जी, आप सर्च कर सकते हैं, आप अपनी आइटम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप अपनी आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो वूस्टिफाई देता है। आपको सिर्फ थीम इंस्टॉल करनी है, बाकी सारा काम वो खुद कर देगा। तो हम थीम्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, मगर हमने थीम वो लेनी होती है जो हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए चाहिए। तो फिलहाल मैंने ये तीन, अच्छा एक और बात बताता चलो, ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखी हैं। आप
गूगल के ऊपर जाएं, गूगल के ऊपर जाके सर्च करें। मैं आपको वूस्टिफाई पे काम करा रहा हूं, आप चाहे तो कोई और थीम लगा लें, डजेंट मैटर, आप जिस मर्जी थीम पे काम कर लें, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जिस थीम को यूज करूंगा वो है जी वूस्टिफाई। तो आइए जी वूस्टिफाई को इंस्टॉल करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं थीम कहां से इंस्टॉल होती है। अब यहां पे थोड़ा इंटरफेस आपको चेंज हुआ मिल रहा है कि पहले तो ये चीज अपीयरेंस के सामने थीम्स इधर लिखी आ रही थी, अब नीचे लिखी आ रही है। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ये इंटरफेस अपना चेंज कर भी लेता है। और अगर आपको यहां से इंटरफेस समझ नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल, या आप डैशबोर्ड के ऊपर कहीं आगे पीछे मूव कर जाते हैं, गुम जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, तो आप चाहते हो कि जी आप डिफॉल्ट डैशबोर्ड पे आ जाए, तो डिफॉल्ट डैशबोर्ड पे आने के लिए डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के आगे क्या लिखा आ रहा है, होम। तो होम के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जब मैंने होम के ऊपर क्लिक किया तो मैं डिफॉल्ट डैशबोर्ड के ऊपर आ गया, यानी डिफॉल्ट डैशबोर्ड की सेटिंग्स पे आ गया। अब उसी तरह मेरे पास अपीयरेंस आ रहा है, उसी तरह देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, थीम्स। मैं थीम्स के ऊपर क्लिक करता हूं। अब थीम्स के अंदर जाके मैं ऐड न्यू थीम करता हूं, और ऐड न्यू थीम के अंदर यहां पर देखिए राइट साइड के ऊपर यहां पे दिखा आ रहा है सर्च थीम्स। अब मेरी जो थीम है उसका नाम क्या है, वूस्टिफाई। अब एक बात का बहुत आपने ख्याल रखना है कि मैं यहां पे स्पेलिंग गलत आपने टाइप नहीं करने, वूस्टिफाई। एक और चीज बताता चलो कि जब आप थीम का नाम या प्लगइन का या किसी चीज का नाम यहां पे सर्च कर रहे होते हैं, आपने एंटर नहीं करना जी, राइट। ये बात ख्याल रखिएगा, आपने एंटर नहीं करना। एंटर करेंगे तो वो आपकी हो सकता है थीम ना सर्च, आपने सिंपली नाम टाइप करना है। आप पूरा नाम टाइप करेंगे वो थीम की सर्च पे लग जाएगा। इवन आपने 2 कैरेक्टर टाइप करने हैं, वो सर्चिंग उसी टाइम पे स्टार्ट कर देता है। तो मैंने पूरा नाम टाइप किया, ये देखिए वूस्टिफाई की थीम सर्च करके ले आया। अब आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल, राइट। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने इसको एक दफा फिर से एक्टिवेट कर दिया। लीजिए जी, आपकी थीम एक्टिव हो गया। मुझे कह रहा है जी आपकी जो थीम है वो कौन सी है, वूस्टिफाई। अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूं, क्या करूंगा, F5 करता हूं जी। लीजिए जनाब, आपकी थीम लग चुकी है, ठीक है। आपकी जो वूस्टिफाई की थीम जो है वो लग चुकी है, राइट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अभी आपको अभी स्टिल कोई वेबसाइट का इतना अच्छा इंटरफेस या लेआउट नजर नहीं आ रहा, तो जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा आपको समझ आता जाएगा कि हम इस वेबसाइट को किस तरह से एडिट करेंगे। ओके जी, वोस्टिफाई एक्टिव है, थीम एक्टिव हो चुकी है, मैं वेबसाइट के ऊपर लगा चुका हूं। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो हम अब अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस क्या है जी, अगला प्रोसेस है हमारा प्लगइन्स इंस्टॉल करना। अब प्लगइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए कि जिस तरह की वेबसाइट है उस तरह के प्लगइन्स है। मसलन आप एक एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके पास एजुकेशनल प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप कोई बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आपको बिजनेस के लिए प्लगइन्स मिलेंगे। आप कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, आपको ब्लॉगिंग के प्लगइन्स मिलेंगे। लेकिन हमें चूंकि काम करना है ई कॉमर्स के लिए, तो ई कॉमर्स के लिए हमें 100% फ्री एक प्लगइन मिलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लगइन है, और उस प्लगइन का नाम है क्या, वो कॉमर्स, राइट। दूसरा प्लगइन है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लगइन है जिसके जरिए हम अपने पेजेस के अंदर एडिटिंग करेंगे। वो जो मैं आपको पिछली वेबसाइट बना रहा था, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई, उस वेबसाइट के अंदर जितनी मैंने एडिटिंग की है वो एलिमेंटर के जरिए की है। लाइट स्पीड कैशे का भी अभी मैं आपको यूज बताता हूं। तो आइए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड का डिफॉल्ट डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ताकि मेरे पास डिफॉल्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाए। ये रहे प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं नया प्लगइन इंस्टॉल करूं, जरा पहले इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आते हैं। तो इसने मुझे दिखा दी इंस्टॉल्ड प्लगइन में हेलो डॉली और ये वाला एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। एक बात याद रखिएगा, जिस प्लगइन की आपको जरूरत नहीं है उस प्लगइन को आप बेशक डिलीट कर दें। तो यहां से मैं डिलीट करता हूं, ये देखिए डिलीट, ओके। और इसी तरह से मैं ये वाला प्लगइन और यहां से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इन प्लगइन्स को डिलीट कर देते हैं। अब हम जाते हैं प्लगइन्स पे, और प्लगइन में ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, जूम करके दिखा देता हूं, ऐड न्यू प्लगइन। तो ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक किया, और ऐड न्यू प्लगइन के अंदर ये देखिए उसी तरह से राइट साइड पे कीवर्ड्स है, और कीवर्ड्स के अंदर यहां पर आपने क्या टाइप करना है, आपने टाइप करना है WOOCOMMERCE। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और टाइप करने के बाद आपने एंटर नहीं करना। दोबारा से सर्च करते हैं, उससे कहीं मेरी शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। WOOCOMM
PRCE। तो ये प्लगइन आपका सर्च करके ले रहा है। पिछली दफ़ा कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, लेट्स सी आप वो सर्च करके लाता है या नहीं लाता। अगर आपके स्पेलिंग ठीक होंगे तो यकीनन वो आपका करेक्ट प्लगइन सर्च करके लेकर आएगा। लीजिए जनाब, ये रहा, वही वही बात हुई ना, पिछली दफ़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो ये देखिए, ये वूकम्बर्स का प्लगइन है। इसको सिंपली हमने क्या करना है, इंस्टॉल नाउ, दैट्स इट। अब ये प्लगइन थोड़ा हैवी प्लगइन है, यानी ये कभी कभी आपका टाइम ले जाता है इंस्टॉल करने में, लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड भी मैटर करती है। लेकिन ये प्लगइन बाय डिफॉल्ट थोड़ा हैवी प्लगइन है, इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, इस वजह से ये थोड़ा वक्त ले जाता है। तो हम वेट करते हैं इस प्लगइन की इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने का, और हम उतनी देर में अपनी उन स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं जो कि हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो वूकॉमर्स का प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया, कर रहे हैं। इसके बाद हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर का। उसके बाद लाइट स्पीड कैशे। लाइट स्पीड कैशे का क्या रोल है? लाइट स्पीड कैशे को हम ऐसा डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चेंज करते हैं वेबसाइट के ऊपर जो कि चेंज हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती, तो हम लाइट स्पीड कैशे की मदद से अपनी कैशे को अपडेट करते हैं और वो चेंज अपडेट हो जाता है। तो अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, अगर ज़रूरत ना पड़ी तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाएगा, क्रिएटिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स। लेकिन उसको हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, लीजिए जी प्लगइन इंस्टॉल हो चुका, हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। राइट, तो मैंने एक्टिवेट के बटन के क्लिक करके इसको एक्टिवेट किया। अब देखिए एक्टिवेट करने से क्या होता है। थोड़ा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो क्यों ले रहा है। अगर यहाँ से ये इसको एक्टिवेट नहीं करता तो हम दूसरे तरीके से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। दैट इज हम जाते हैं इंस्टॉल, बल्कि चेक कर लेते हैं कि कहीं एक्टिवेट, हाँ जी हो गया, अब हो गया। राइट, अगर ना हो रहा हो तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर जाके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये एक्टिवेट है? तो अगर आप इसके ऊपर आए तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डीएक्टिवेट। इसका मतलब है कि ये प्लगइन आपका एक्टिवेट हो चुका है। अभी हमें मजीद प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, तो हम दोबारा से क्या करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन्स। राइट, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया, सेम प्रोसेस। अगला प्लगइन जो हमें करना है वो करना है एलिमेंटर। राइट, तो एलिमेंटर मैंने टाइप किया और वो सर्च करके ले आया। अगेन मैं आपको फिर बताता चलूं, आपने एंटर नहीं करना। तो इस दफ़ा उसने एलिमेंटर को सर्च नहीं किया, हम दोबारा से सर्च करते हैं। ये देखें, वो हाँ वही बात हुई ना, ELE लिखा गया था, ELEMEN करके दोबारा से टाइप कर लेते, ELEMENT। वैसे तो मेरे पास नाम आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों के लिए टाइप कर देता हूँ। अब ये आपका एलिमेंटर का प्लगइन जो है वो सर्च करके लेकर आ रहा है। तो ये रहा जी एलिमेंटर का प्लगइन। तो इस प्लगइन को भी हम इंस्टॉल नाउ करते हैं। अब देखें, आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं। अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन एलिमेंटर का प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है जो बड़ा कॉमन प्लगइन है, यानी हर कोई जिसने भी वेब पेजेस को एडिट करना होता है वो एलिमेंटर को यूज़ करता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी देर में एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा। लीजिए जी, इंस्टॉल हो गया और यहां से हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक दफ़ा फिर एक्टिवेट होने में कुछ थोड़ा टाइम ले सकता है। और अभी थोड़ी देर में ये प्लगइन जी आपका एलिमेंटर का प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी क्यों इंस्टॉल हो चुका है? क्योंकि इसने मुझे एक पेज ओपन कर दिया कि जी ये एलिमेंटर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है। हमें कुछ नहीं करना है इसके साथ। ये देखिए एलिमेंटर का पेज उसने ओपन कर दिया। तो मैं इसको बैक करता हूँ। बैक इसलिए किया ताकि मैं वापस अपने डैशबोर्ड के ऊपर चला जाऊं। और ये देखिए एलिमेंटर का प्लगइन हो चुका है इंस्टॉल। अब तीसरा मैंने प्लगइन बोला था कौन सा,
अगर आप उसको देखें तो वो लाइट स्पीड कैशे का था, अभी फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आप भी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही, तो आप उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट काम आ गया प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाने का। अब आपको याद होगा जो हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे, अगर मैं उस वेबसाइट को जिसको हमने काम करना है मैं उसको एक नज़र ज़रा ओपन कर लूँ, जो हमारी प्रीवियस वेबसाइट थी उसको मैं ज़रा ओपन करता हूँ। उसका नाम मैंने NECOM रखा हुआ था, तो ये वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, उसको थोड़ा टाइम लगेगा तो उतनी देर में हम इधर आ जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज होती हैं, यानी आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट को ऊपर जाएं, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे कैटेगरीज बनी होती है और कैटेगरीज के अंदर आपकी क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये जो टॉपिक है क्रिएटिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स, ये एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरीज बनी हुई हैं और प्रोडक्ट्स बनी हैं तो आपका अगला टास्क हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। तो हमने इसके अंदर क्या क्या स्टडी करना है, हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज बनानी है, हमने प्रोडक्ट्स को बनाना है, प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी है, ऑर्डर को प्लेस करना सीखना है, पेमेंट किस तरह से होनी है, जैसे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, व्यूइंग ऑर्डर्स ऑन डैशबोर्ड है, चेंजिंग करेंसी फॉर्मेट्स वगैरह, ये भी हमने यहाँ पे करने हैं। तो आइए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और उसने हमें हमारी वेबसाइट उतनी देर में ओपन कर दी होगी। ये देखिए, ये रही वेबसाइट। तो मैं ये बता रहा था ये कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है। इस पॉइंट को मेरे समझने की कोशिश कीजिए। फर्नीचर की क्या है, कैटेगरी है, और उसके आगे क्या आ रही है, प्रोडक्ट्स। एलईडीज है, उसके आगे प्रोडक्ट्स आ रही है। लैपटॉप्स है, उसकी प्रोडक्ट्स है। और इसी तरह मैंने इंडिविजुअली भी कैटेगरीज बनाई हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट कैटेगरीज की, तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इनके बगैर आप काम नहीं कर सकते, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा प्रोडक्ट कैटेगरीज का, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको ज़रूर काइंडली लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट काम जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है और प्रोडक्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।